तो बेटा सबसे पहले बात करेंगे हम लोग पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप है क्या? पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर persons who became agree to share of a business and that business can be carried on by all or any of them acting for all। तो इस पूरे का मतलब क्या है बेटा? इस पूरी डेफिनेशन का मतलब है कि पार्टनरशिप में एक एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंगली दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर ये एग्रीमेंट करते हैं कि वो एक बिजनेस करेंगे और उस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो उसको आपस में बांट लेंगे, ठीक है बेटा। तो इसको हम कहते हैं पार्टनरशिप। और वो सब लोग जो उस बिजनेस में लगे हैं बेटा उनको इंडिविजुअली हम लोग कहते हैं पार्टनर्स, और कलेक्टिवली ये कहलाती है बेटा पार्टनरशिप फर्म। कलेक्टिवली कहलाती है बेटा पार्टनरशिप फर्म। और जिस नाम के अंडर वो लोग ये बिजनेस करते हैं उसको कहते हैं बेटा फर्म नेम, उसको कहते हैं बेटा फर्म नेम, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं नेचर ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। नेचर ऑफ पार्टनरशिप में देखिए सबसे पहले नेचर ऑफ पार्टनरशिप में हमें दो तरीके से नेचर पढ़ना है, फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो फर्म है पार्टनरशिप फर्म, that is a separate entity and owner is a separate entity and we have to record all the transaction in the books of account from the firm's point of view। यही हम लोग बेटा 11th में भी करते थे, जिसको हम कहते थे बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। तो यहां पर भी जब हम लोग अकाउंट्स बनाएंगे तो हमारा बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल बेटा फॉलो होता है। फिर दूसरा बात करते हैं बेटा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू ये कहता है, कानून ये कहता है कि पार्टनरशिप फर्म और ओनर दीज आर वन एंड द सेम एंटिटी। कानून की नजर में जो मालिक है और फर्म है वो दोनों एक ही एंटिटी है, क्योंकि फर्म की जितनी भी एक्टिविटीज हुई वो किसकी वजह से हुई बेटा? ओनर की वजह से। तो अगर ओनर प्रॉफिट एंजॉय कर रहा है और अगर फर्म को लॉस होगा तो लॉस भी किसको एंजॉय करना पड़ेगा? ओनर को करना पड़ेगा। और इन केस फर्म इंसॉल्वेंट हो जाती है, ठीक है, तो जिन लोगों ने उस फर्म को पैसा उधार दे रखा है, चाहे वो क्रेडिटर्स हो चाहे वो बैंक्स हो, उनको ये अधिकार है कि ओनर की पर्सनल असेट्स को बेच के वो अपना पैसा रिकवर कर सकती है। और यही रीजन है कि आप बेटा कई बार फिल्मों वगैरह में देखते हो कि किसी की फर्म जो है पूरी तरह से डूब जाती है तो उसका घर बंगला गाड़ी सब बिक जाता है। बेसिकली वो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से बिकता है बेटा, क्योंकि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू कहता है कि ओनर एंड फर्म आर द वन एंड द सेम एंटिटी, ठीक है बेटा। अब इसके बाद बात करते हैं बेटा फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप की। बेटा अब इसके बाद बात करेंगे फीचर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। देखिए सबसे पहली फीचर क्या है पार्टनरशिप फर्म की बेटा? टू और मोर पर्सन। बहुत जरूरी है एक पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करने के लिए कि मिनिमम वहां पर दो पार्टनर होने चाहिए। अगर मिनिमम दो होने चाहिए तो बेटा मैक्सिमम कितने होने चाहिए? देखिए वैसे तो कंपनी एक्ट 2013 ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी दे रखी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रिस्क्राइब द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स एंड इट कैन बी 100, इट कैन बी 100, इट नॉट एक्सीड 100। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 100 हो सकते हैं। बट एट प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट हैज प्रिस्क्राइब्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स दैट इज 50। यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स एक फर्म में 50 हो सकते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा पार्टनर्स एक फर्म में नहीं हो सकते। इसके बाद कौन कौन पार्टनर नहीं हो सकते? देखिए कोई भी वो व्यक्ति जो दूसरों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक ना हो। कंपनी अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है कि वो लोग पार्टनर्स नहीं बन सकते। तो कौन कौन ऐसे लोग हैं जो पार्टनर्स नहीं बन सकते? पहला है बेटा माइनर। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो 18 साल से कम उम्र का है उसको आप पार्टनर नहीं बना सकते एक्सेप्ट सम स्पेशल केस, ठीक है। दूसरा है बेटा पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड का मतलब होता है बेटा पगला, ठीक है, जिसका दिमाग सही से काम नहीं कर सकता, ठीक है, या नहीं करता, उसको भी आप पार्टनर नहीं बना सकते। तीसरा पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। अगर आपके देश के कानून ने किसी व्यक्ति पर प्रतिबंध लगा रखे हैं
उसको बोला गया है कि आप किसी के साथ कोई भी एग्रीमेंट नहीं कर सकते, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति आपकी फर्म में पार्टनर नहीं बन सकता। तो बेटा ये थी इसकी पहली फीचर। दूसरी बात करते हैं एग्रीमेंट। पार्टनरशिप्स कम इनटू द एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप बेटा जब एग्जिस्टेंस में आती है तो वो एक एग्रीमेंट से आती है। एग्रीमेंट का मतलब रिटर्न भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। ओरल में क्या होता है बेटा, जैसे कि मैं और मेरा एक दोस्त आपस में मिलकर बात करते हैं, भाई 15 अगस्त आ रही है, तो हम लोग क्या करते हैं, पतंग खरीद के ले आते हैं, ठीक है। 20,000 रुपये मैं लगाऊंगा, 20,000 रुपये वो लगाता है, ठीक है, और जितना भी प्रॉफिट आएगा, ठीक है, वो हम आपस में बराबर बराबर बांट लेंगे। यहाँ पर हमारे बीच में रिटर्न में कुछ नहीं है, हम लोगों ने केवल ओरली आपस में बात की और अपना काम स्टार्ट कर दिया। बट यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ है, यहाँ पर कल को डिस्प्यूट्स आ सकता है, या तो मैं या फिर मेरा फ्रेंड, ठीक है, अपनी बात से मुकर सकते हैं हम लोग, ठीक है, अगेंस्ट हो सकते हैं एक दूसरे के। मैं कहूंगा मेरे को ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, वो कहेगा मुझे ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, वो कहेगा मैंने ज्यादा काम किया था, मैं कहूंगा मैंने ज्यादा काम किया था, और हम इस डिस्प्यूट्स को किसी भी तरीके से दूर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे बीच में लिखित में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये होता है ओरल, और ये इसका ड्रॉबैक्स था। अब बात करते हैं रिटर्न एग्रीमेंट। रिटर्न एग्रीमेंट का मतलब होता है बेटा, अपनी सारी टर्म्स और कंडीशन जो हमारी पार्टनरशिप फर्म की है वो हमने लिखित में लिखी है, ठीक है, रिटर्न में हमारे पास है, और उस रिटर्न एग्रीमेंट पे सभी पार्टनर्स के साइन है, किसकी क्या ड्यूटीज है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो इस केस में जब साइन हो जाएंगे तो इट बिकेम अ लीगल डॉक्यूमेंट, ठीक है, इसको कहते हैं रिटर्न डॉक्यूमेंट, रिटर्न एग्रीमेंट। और जब साइन हो गए तो बेटा उसके बाद कोई भी पार्टनर, ठीक है, उस लॉ को मानने से मना नहीं कर सकता अपनी पार्टनरशिप फर्म के लिए। तो इट हेल्प टू अवॉइड द डिस्प्यूट्स अमंग द पार्टनर, ठीक है। तो यहां पर जो एग्रीमेंट होता है बेटा वो दो तरीके का, एक रिटर्न और एक ओरल। फिर तीसरा आता है बेटा लॉफुल बिजनेस। लॉफुल बिजनेस का मतलब क्या है कि भैया जिस भी काम के लिए आप अपनी पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट कर रहे हो वो लॉफुल होना चाहिए। ये नहीं कि भाई आइए एक काम करते हैं, एक सुपारी ले लेते हैं मर्डर करने की, ठीक है, भाई दो दोस्तों ने मिलकर बात की, 5 लाख रुपए मिल रहे हैं, सुपारी ले लेते हैं मर्डर करने की, ठीक है, आधे तेरे और आधे मेरे। देखिए वैसे तो ये पार्टनरशिप है, बट क्योंकि हमारा कानून इस तरीके की एक्टिविटीज को अलाउ नहीं करता है, ठीक है, तो ये पार्टनरशिप फर्म नहीं है, राइट। तो लॉफुल बिजनेस का होना भी बहुत जरूरी है। अब इसके बाद बात करेंगे बेटा प्रॉफिट शेयरिंग की। जो भी पार्टनर्स आपस में मिलकर बिजनेस करते हैं, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करते हैं, उनके बीच में एक रिटर्न एग्रीमेंट भी होना चाहिए या फिर ओरली एग्रीमेंट होना चाहिए कि वो सब पार्टनर्स फर्म का प्रॉफिट या फिर लॉस जो भी होगा वो आपस में शेयर करेंगे, तभी एक पार्टनरशिप फर्म काम कर पाती है बेटा। उसके बाद आता है बिजनेस कैन बी कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कि भाई फर्म का जो बिजनेस है, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म जिस चीज के लिए हमने स्टार्ट किया उसका बिजनेस या तो सभी पार्टनर कर सकते हैं मिलकर, या हो सकता है कि उनमें से कोई एक सभी के लिए काम करे। जो काम नहीं करते, जैसे अपनी लेवल में पढ़ा है बिजनेस स्टडी में, उनको हम स्लीपिंग पार्टनर्स कहते हैं, वो इनएक्टिव पार्टनर्स होते हैं। बट इनएक्टिव का मतलब ये नहीं है कि वो प्रॉफिट शेयर नहीं करेंगे, वो लोग प्रॉफिट भी शेयर करेंगे, ठीक है। और यही रीजन है बेटा, केवल इस फीचर की वजह से हम कहते हैं कि अ पार्टनर इज एन एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल फॉर अ पार्टनरशिप फर्म, कि वो एक एजेंट के रूप में भी काम करेगा पार्टनरशिप फर्म के लिए और एक प्रिंसिपल के रूप में भी काम करेगा। तो बेटा ये थी सारी इसकी फीचर्स। तो पार्टनरशिप की फीचर्स पढ़ने के बाद बेटा हम लोग एक बार पढ़ेंगे राइट्स ऑफ अ पार्टनर्स, करेंगे राइट्स ऑफ पार्टनर्स, कि भाई पार्टनर्स के पास क्या क्या राइट्स होते हैं। तो देखिए जो पहला राइट है बेटा वो है राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। हर पार्टनर के पास ये अधिकार है बेटा कि वो फर्म के मैनेजमेंट में हिस्सा ले सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। वो उसकी अपनी खुद की इच्छा है कि वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करे या ना करे, बट हर पार्टनर के पास ये राइट्स है, ये अधिकार है कि वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है। दूसरा जो राइट है बेटा वो है राइट टू कंसल्टेड अबाउट द अफेयर्स ऑफ अ बिजनेस। चाहे बेटा पार्टनर एक्टिव हो या पार्टनर इनएक्टिव हो, उसको ये अधिकार है कि वो जान सकता है कि भाई फर्म में क्या चल रहा है, ठीक है, बट अबाउट द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस, बिजनेस में क्या चल रहा है, कितनी सेल्स हुई है, कितना हमने प्रॉफिट कमाया है, चाहे वो पार्टनर एक्टिव हो या इनएक्टिव हो, हर पार्टनर के पास ये अधिकार है कि वो अपनी फर्म के बारे में जान सकता है।
तीसरा है बेटा राइट्स टू इंस्पेक्ट द बुक ऑफ अकाउंट्स, कि हर पार्टनर के पास ये अधिकार है कि वो पार्टनरशिप फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है, वो बेटा चेक कर सकता है, एंड उसके पास ये भी अधिकार है कि वो उनकी कॉपी अपने पास रख भी सकता है, क्योंकि वो खुद उस पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर है। फिर आता है बेटा राइट टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस इन एग्रीड रेशो, कि हर पार्टनर के पास ये अधिकार है कि वो बिजनेस का जो भी प्रॉफिट या लॉस है, ये नहीं बेटा प्रॉफिट ठीक है, लॉस भी उसको एग्रीड रेशो में शेयर करना पड़ेगा। फिर आता है बेटा राइट टू टेक इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस गिवन बाय अ पार्टनर टू द फर्म। देखिए सभी पार्टनर्स जब पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले वो कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे, हर पार्टनर की अपनी कैपिटल होगी, ठीक है, ए कुछ लेके आएगा, बी कुछ लेके आएगा, सी कुछ लेके आएगा, बट कुछ टाइम बाद अगर फर्म को दोबारा से पैसे की आवश्यकता पड़ती है और अगर कोई पार्टनर उस फर्म को लोन देता है, तो उस पार्टनर को यह अधिकार है कि वो पार्टनर फर्म से इंटरेस्ट ऑन लोन ले ले, ठीक है। यहां पर या तो पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा, उनके बीच जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें लिखा होगा कि अगर किसी पार्टनर ने लोन या एडवांस दिया है तो उस पर कितना % इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर नहीं लिखा है तो बेटा यहां पर लगता है पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो कहता है कि 6% पर एनम, फिर भी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा, चाहे पार्टनरशिप डीड हो तो फिर पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली, बट अगर नहीं है तो फिर 6% पर एनम भी मिलेगा ही मिलेगा। ये कहता है बेटा आपका पार्टनरशिप एक्ट 1932। फिर आता है बेटा राइट टू एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज बेस्ट जजमेंट। ये क्या है बेटा, मान लीजिए कोई इमरजेंसी की सिचुएशंस आ जाती है तो हर पार्टनर के पास ये अधिकार है कि उसको जो बेस्ट लगता है वो उसके अकॉर्डिंगली काम करे, और उसके जजमेंट की वजह से अगर फर्म को कोई लॉस हुआ है या पार्टनर को कोई लॉस हुआ है तो वो सबको बियर करना पड़ेगा। अगर पार्टनर का कुछ खर्चा हुआ है तो फर्म उसको इंडेमनिफाइड करेगी, उसको कंपनसेट करेगी। फिर आता है बेटा राइट्स नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर्स। हर पार्टनर के पास ये अधिकार है कि नए पार्टनर के एडमिशन को, नए पार्टनर की एंट्री को वो मना कर सकता है। समझिए बेटा ए और बी पार्टनर्स हैं जिसमें ए डोमिनेटिंग पार्टनर है क्योंकि उसका पैसा ज्यादा लगा है, उन्होंने एक फर्म स्टार्ट की, बिजनेस बहुत अच्छा चला भगवान की दया से। उसके बाद ए के मन में आया कि भाई क्यों ना मैं अपने बेटे को इसमें पार्टनर बना लूं, ठीक है। तो यहां पर बी के पास ये अधिकार है कि वो ए के बेटे को पार्टनरशिप फर्म में एंटर करने से मना कर सकता है। और जो बेटा लास्ट राइट्स है बेटा वो ये राइट्स है कि एवरी पार्टनर हैज द राइट्स टू रिटायर फ्रॉम द फर्म्स आफ्टर गिविंग अ प्रॉपर नोटिस। एक प्रॉपर नोटिस देने के बाद हर पार्टनर को यह अधिकार है कि वो पार्टनरशिप फर्म से रिटायर हो सकता है। अब यहाँ पे माइंड में आता है बेटा प्रॉपर नोटिस का मतलब क्या है। प्रॉपर नोटिस का मतलब होता है बेटा देखिए समझिए, जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उस फर्म में उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो उस पार्टनर को रिटायर होने से कुछ टाइम पहले बाकी पार्टनर्स को इंटीमेट करना पड़ेगा ताकि वो बाकी जो पार्टनर्स रहेंगे जो फर्म को कंटिन्यू करेंगे वो उसकी जगह पर या तो कोई पार्टनर रखें या फिर कोई एम्प्लॉय रखें जो कि उसके काम को आगे कंटिन्यू कर सके। इसलिए बोला जाता है कि भाई नोटिस देने के बाद एक पार्टनर के पास अधिकार है कि वो पार्टनरशिप फर्म को छोड़कर जा सकता है। ठीक है बेटा, तो ये था बेटा आज की अपनी क्लास में। मिलेंगे हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें। बाय बाय, टेक केयर।